स्वागत है फ्रेंड आज की क्लास में आपका। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मराठा शिवाजी का पार्ट सेकंड। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि पहली क्लास में हम लोगों ने मराठा शिवाजी का जन्म देख लिया था और उनका राज्याभिषेक हुआ वो हम लोगों ने देख लिया, किसने कराया वो भी हमने आपको पहली क्लास में बता दी। ये भी दिखाया कि अष्टप्रधान की व्यवस्था मराठा शिवाजी ने किया, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और हमने आपसे एक वादा किया था कि हम सेकंड पार्ट में आपको मराठा शिवाजी के बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्लियर करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको पहली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छा कमेंट्स भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी एग्जाम में आप जब बैठे और उस एग्जाम जब क्वेश्चन टॉपिक से आए और वो आपको समझ में ना आए तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। यही कोशिश में हम आपको पूरी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। मुझे आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, बस आपसे मुझे इतनी उम्मीद है और आपसे मैं गुजारिश भी करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर जरूर किया करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। और प्यारा सा कमेंट्स और राय जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मराठा शिवाजी का पार्ट 2। देखिए, शिवाजी के राज्याभिषेक के हम आज की क्लास हमने शुरू कर देते हैं आज। देखिए, शिवाजी के राज्याभिषेक के मात्र 11 दिन के बाद ही इनकी माता जीजाबाई, जिनका क्या नाम था, जीजाबाई का निधन हो जाता है। और यही कारण था कि इनका दूसरा बार राज्याभिषेक जो हुआ वो हुआ 24 सितंबर सन 1674 ईस्वी को। कब हुआ भाई? सन 1674 को, 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर सन 1674 ईस्वी को इनका दोबारा राज्याभिषेक हुआ। वो कारण ये था कि इनकी माता जीजाबाई का निधन मात्र जब राज्याभिषेक इनका पहली बार हुआ था, बनारस के पंडित ने करके आया था, तो इनकी माता का निधन हो गया 11 दिन बाद, जिस कारण इनका दूसरा राज्याभिषेक 14 सितंबर सन 1674 ईस्वी को निश्चलपुरी गोसाई ने, किसने? निश्चलपुरी गोसाई ने तांत्रिक विधि विधान से कराया। किस विधि विधान से कराया गया? तो तांत्रिक विधि विधान से कराया गया। आगे देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं किनारे भी हट जाता हूं तो ताकि आप इसको नोट भी कर लें। देखें कि छत्रपति शिवाजी का अंतिम अभियान जो था वो कर्नाटक राज्य के विरुद्ध था। अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में ये पूछा कि मराठा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का जीवन का अंतिम अभियान कहां पर था, तो वो आपका आंसर होगा कर्नाटक के विरुद्ध, कर्नाटक राज्य में। जहां पर शिवाजी ने सन 1678 में मात्र सेकंड राज्याभिषेक के 4 साल बाद 74 में हुआ, 78 में उन्होंने जिंजी के किले पर अपना अधिकार कर लिया। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो क्या हुआ कि छत्रपति शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक राज्य के विरुद्ध था, जहां शिवाजी ने सन 1674 नहीं 78, क्योंकि 74 में दोबारा राज्याभिषेक हुआ था, तो 78 में इन्होंने जिंजी के किले पर अपना अधिकार कर लिया। और यही अधिकार करने के बाद, जिंजी के किले को जीतने के बाद मात्र 2 साल बाद, कितने साल? 2 साल बाद, मतलब 3 अप्रैल सन 1680 ईस्वी में मराठा शिवाजी, मतलब छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां तक हो गई, इनकी लड़ाइयां और बहुत सारी चीजें इन्होंने किया है। पेशेंस रखे, धैर्य रखे, सारी चीजें कवर कर दूंगा। इतनी चीजें बता दूंगा कि कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा।
बस क्वेश्चन को समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए एक चीज और कि शिवाजी ने एक मजबूत नौसेना का गठन किया था। ठीक है, और तथा अपना पहला नौसैनिक बेड़ा कोलंबा में स्थापित किया। इसमें किया कोलंबा। कोलंबा में इन्होंने अपना पहला मतलब सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा जो है कहाँ स्थापित किया, तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, कोलाबा में। कहाँ याद किया भाई, तो कोलाबा में। ये चीज आपको याद होना चाहिए, कोलाबा में। क्वेश्चन बनेगा कि पहला नौसैनिक या सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा शिवाजी ने कहां पे स्थापित किया था, तो वो आंसर आपका होगा कोलाबा। आगे देखिए कि औरंगजेब ने शिवाजी मराठा को पहाड़ी चूहा, जैसा कि हमने आपको इससे पहले की क्लास में बता दिया था कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है। तो देखिए आ गया ना आखिर में पहाड़ी चूहा, कि पहाड़ी चूहा की संज्ञा मराठा शिवाजी या छत्रपति शिवाजी को किसने दी थी, तो वो कौन थे, औरंगजेब। और औरंगजेब ने एक और संज्ञा दी इनको, उन्हें कहा था छत्रपति शिवाजी को राजा। पहाड़ी चूहा भी कहा और राजा भी कहा, राजा की संज्ञा दी थी। और स्मिथ ने इन्हें डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया। रीजन क्या था, रीजन ये था कि जब शिवाजी मराठा या छत्रपति शिवाजी जब हमला किया करते थे वो गुरिल्ला पद्धति को अपनाया करते थे। तो ये चीज आप मेंशन मैंने नहीं किया है पर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, गुरिल्ला पद्धति के कारण। गुरिल्ला पद्धति के कारण, अगर वहां ना दिख रहा हो तो यहां देख लें आप लोग, गुरिल्ला पद्धति के कारण स्मिथ ने शिवाजी को डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया। ठीक है, अब बड़ी नौसेना गठन के कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि राजा और पहाड़ी चूहा किसने कहा शिवाजी को, तो औरंगजेब ने बोला। मैं किनारे हट जा रहा हूं, आप लोग देखते रहे, मैं आपको यहां बता देता हूं। औरंगजेब ने कहा, फिर हमने आपको क्या बताया कि स्मिथ ने इन्हें डाकू प्रशासन की से संबोधित किया क्योंकि ये गुरिल्ला पद्धति को अपनाकर ये लड़ाई किया करते थे। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण क्या था, इन्होंने बड़ी नौसेना का गठन किया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो देखिए शिवाजी के मृत्यु के बाद सन 1680 को इनका बेटा संभाजी जो है महाराज बन गए। और संभाजी को शिवाजी ने अपनी मृत्यु के अवसर पर, अपनी मृत्यु के वक्त जो है इन्हें पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। ठीक है, भाई बदमाशी किए होंगे, बाप को अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही बेटे संभाजी को इन्होंने कहां पर, पन्हाला के किले में, कहां पर, पन्हाला के किले में इसने कैद कर रखा था। लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो इसका रास्ता खुल जाता है और संभाजी महाराज बन गए। ये महाराज बन जाता है। महाराज बनने के बाद ही इसने भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया। बाप के मरने के बाद बेटा कैद से रिहा हो गया और भारतीय ब्राह्मण जिनका नाम था कवि कलश, उसे संभाजी महाराज ने प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन सन 1689 में 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में, किस युद्ध में, संगमेश्वर के युद्ध में मरखब खां ने संभाजी और उनके प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी जिनका नाम था कवि कलश को कैद कर लिया।
और संभाजी और कवि कलश को 11 मार्च सन 1689 में, मतलब 1689 में औरंगजेब ने हत्या करके रायगढ़ किले पर अपना कब्जा कर लेता है। मतलब औरंगजेब ने 11 मार्च सन 1689 1689 में हत्या करके किसकी, संभाजी और कवि कलश, ठीक है, रायगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। और इसकी पत्नी, किसकी, संभाजी की पत्नी येसुबाई और पुत्र साहू को इसी किले में कैद कर दिया। लेकिन सन 1689 1689 को राजा राम को मराठा मंत्रिपरिषद ने राजा बना दिया। ठीक है भाई, जब संभाजी और रवि कलश कैद हो गए, वो किला वहां से खाली हुआ, ठीक है, तो वहां के मंत्रिपरिषद लोगों ने क्या किया कि राजा राम को मराठा मंत्रिपरिषद ने इन्हें राजा बना दिया। और जो मुगलों के आक्रमण से डरकर जिंजी भाग गया था, इन्हें बनाया तो गया राजा, परंतु ये जब मुगलों ने इसके ऊपर आक्रमण किया, मुगल उस वक्त कौन था, औरंगजेब। तो जब इसके ऊपर आक्रमण किया गया तो ये इसके आक्रमण के डर से ये जिंजी भाग गया। ठीक है, जिस जिंजी के किले पर हमने बताया था शिवाजी की पहली क्लास में, नहीं देखे हैं तो पहली क्लास का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसकी लिंक, उसको आप लोग जरूर देख लें। और सन 1699 में सतारा के करीब, ठीक है, जब जिंजी भाग गया तो इसी ने, राजा राम ने, तो सतारा को सन 1699 में मराठाओं की राजधानी बना दी। किसको राजधानी बनाया, तो सतारा को। लेकिन सन 1700 में इसकी हत्या कर दी गई। हुआ क्या कि जब देखा कि मुगल मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बगैर मुझे मारे इनको सुकून नहीं मिलेगा, तो मुगलों से संघर्ष करते हुए, जंग करते हुए राजा राम की हत्या हो जाती है मुगलों के हाथों। और राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई जो है शिवाजी द्वितीय को इनकी उम्र मात्र कब कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष। तो ताराबाई ने अपने पुत्र, नाबालिग पुत्र जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष थी, उसे गद्दी पे बैठाकर और खुद राज करने लगी। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, हिस्ट्री को इसी तरह से पढ़ना चाहिए जैसा हमने पढ़ा, और जैसा कि हमारे सीनियरों का हमेशा व्यूज रहा कि हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना चाहिए। जो टीचर्स थे, जो आज सब सिलेक्टेड हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई टीसीएस है, कोई जज है, तो सभी लोगों ने और मैंने भी ये देखा कि जीएस को आप हेडिंग बाय हेडिंग नहीं पढ़ना चाहिए। हेडिंग डालिए एक, जिस टॉपिक से आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में सीरियल वाइज से लिखते चले जाइए, तो एक स्टोरी जो हमेशा आपको याद रहेगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, शिवाजी के बाद मराठा, सॉरी, संभाजी के बाद मराठा शासन जो है वो पेशवा विश्वनाथ के हाथ में, मतलब पेशवा के हाथों में चली गई। अब पेशवा विश्वनाथ ने इसे कारगर बना दिया, जो इसकी मराठा शासन था। ठीक है, देखिए, मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकता है कि बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त करना या किसने किया था, तो छत्रपति साहू ने किया था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बालाजी को पेशवा के पद पर किसने नियुक्त किया था, तो उनका क्या नाम है भाई, तो नाम है छत्रपति साहू। ठीक है, तो देखें, बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल सन 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक ही चला, मात्र 7 साल तक ही रहा। और 1720 में बालाजी के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को साहू ने पेशवा नियुक्त कर दिया।
ठीक है, मतलब छत्रपति साहू ने बालाजी को भी पेशवा के पद पर नियुक्त किया और इसके बाद इसके बेटे मतलब इसके पुत्र बाजीराव प्रथम को भी साहू ने पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, बस आपसे मुझे इतनी रिक्वेस्ट है कि देखिए जल्द जल्द आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और भी कुछ बेहतर कर सके। देखिए ये कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ आपके साथ जुड़ा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि किसी भी स्टूडेंट के लाइफ से खेलना। यही कारण है कि मैं ऑफलाइन क्लास जहां पे पढ़ाता था वहां के लोगों को यह कहना था कि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराएं। यही कारण की वजह से मैंने वहां पे कोचिंग पढ़ाना बंद कर दिया कि मुझे बच्चों के स्टूडेंट के जो बच्चे मुझसे उम्मीद बना रखे हैं कि ये टीचर मेरे लिए बेहतर कर सकता है और वही सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कराने पे आ जाएगा तो आपको क्या पढ़ाएगा वो, ठीक है। मेरा मानना यह है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं या ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं तो एक बार आप वो चीज पढ़ें, दोबारा वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप घर पे ही रिवीजन करें। आप बार बार आकर मुझसे 4000 6000 8000 10,000 आप फीस दे रहे हैं, अब फिर भी आपको वही चीज प्रोवाइड की जा रही जो आपको पिछली बार प्रोवाइड की गई थी और यही वजह से हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते, क्योंकि मैं जहां पढ़ाता था वहां पे लोगों का कहना यही था, इसी वजह से मैंने वहां पे छोड़ दिया। अब मैं यूट्यूब पर आकर आपको वही सारी चीजें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों को फ्री की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती, उनको ये लगता है ये फ्री की चीजें हैं क्या बेहतर पढ़ाएगा, तो ऐसा नहीं है, हर शख्स एक जैसा नहीं होता। मैं आपको पूरी क्लासेस पूरी जीएस की क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, यकीन ना हो तो पढ़ते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए, प्यारा सा कमेंट जरूर करते रहा कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो देखिए साहू ने पेशवा नियुक्त किया किसको, बालाजी के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को। तो इनका शासन काल कब से चला, तो 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक 20 साल तक साहू ने ये बाजीराव प्रथम ने शासन किया और जनवरी सन 1757 को अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर देता है। ये अहमद शाह अब्दाली कौन था, ये अफगान था, अफगानी, ठीक है, और आगरा मथुरा में लूटपाट की और वापसी से पहले इसने किसने, अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को, इमादुद मुल्क को, वजीर और रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को, नजीब खां जिन्हें नजीब खां कह को साम्राज्य का मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। बात को आप समझ लीजिए फिर से, देखिए 40 तक इनका शासन काल चला किसका भाई, बाजीराव प्रथम का। और आज जब सन 1757 को अहमद शाह एक अफगानी जो था ये दिल्ली में प्रवेश करता है और आगरा मथुरा पे ये लूटमार करता है, ठीक है। और जब ये लूटमार करने के बाद जब ये वापस जाने लगता है, अभी हम बताएंगे इसका कारण क्या था, जब ये वापस जाने लगता है कौन, अब्दाली, तो भारत में आलमगीर द्वितीय को इसने इमादुद मुल्क को, ठीक है, किसको, इमादुद मुल्क को वजीर नियुक्त किया और रूहला सरदार नजीबुद्दौला जिन्हें नजीब खां के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें साम्राज्य का मुख्य एजेंट बनाकर ये अफगान वापस चला गया। बात समझ में आ गई, इन लोगों को एजेंट बनाया, मथुरा और आगरा पर लूटमार की। अब क्यों आया था ये भारत, ये भी देख लीजिए। देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई कब हुई थी, 14 फरवरी सन 1761 ईस्वी को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध एंड तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई सन 14 फरवरी सन 1761 को सदाशिव भाई के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई थी।
और यही अफगान सेना के बीच में जब सदाशिव भाऊ की नेतृत्व में मराठा सेना जब लड़ रही थी, तो मराठाओं की बहुत ही बुरी तरह से सेना पराजित हो गई और अफगान सेना विजयी हो गई। इसका कारण क्या था कि अहमद शाह अब्दाली का भारत में मतलब इनके ऊपर आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली जो है ये अपने वायसराय तैमूर शाह को का बदला लेना चाहता था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि मराठों के द्वारा तैमूर शाह को लाहौर से निकाल दिया गया था और जो चीज अहमद शाह अब्दाली को पसंद नहीं आई थी। यही कारण था कि ये दिल्ली आता है, भारत में एंट्री करता है सन 1757 को और आगरा पर, मथुरा पर लूटमार करता है। वापस जब जाने लगता है तो अब्दाली को आलमगीर जो मतलब अपने वजीर और रोहिला सरदार को साम्राज्य का मुख्य एजेंट बना देता है, वापस चला जाता है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठा सदाशिव भाई के नेतृत्व के बीच एक युद्ध होता है जिन्हें पानीपत का युद्ध के नाम, पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो 14 फरवरी सन 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली की सेना, जो अफगान सेना थी, वो मराठाओं को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देती है और विजयी होकर भारत से वापस अफगान चले जाते हैं। एक नोट करने वाली बात है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो मैं हर एक चीज वो नोट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आए तो आप उसको मिस न करें। तो देखिए, अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। किस वंश की शासकिया थी भाई? अहिल्याबाई मराठा। तो होलकर वंश की शासिका थी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके एंड शेयर करके, और प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।